दोस्तों, बधाई हो। आपने अभी अभी 2026 की नई रिलीज हुई एक बेहद डरावनी सर्वाइवल हॉरर फिल्म देखनी शुरू की है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे आधुनिक सुविधाओं से बना एक सुरक्षित घर कुछ ही घंटों में मौत का ऐसा जाल बन जाता है जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कहानी की शुरुआत समुद्र किनारे ऊंची चट्टान पर बने एक शानदार लेकिन सुनसान बंगले से होती है। कॉलेज की छात्रा लूसी छुट्टियों में अपने दोस्तों को इसी बंगले में पार्टी के लिए बुलाती है। इस घर में लूसी के पिता, उसकी छोटी बहन और एक बेहद अनोखा सदस्य भी रहता है, एक चिंपैंजी जिसका नाम बेन है। बेन कोई साधारण जानवर नहीं था। लूसी की माँ एक प्रसिद्ध भाषाविद थी। उन्होंने वर्षों पहले भाषा और जानवरों की बुद्धिमत्ता पर शोध करने के लिए इस चिंपैंजी को पाला था। लंबे समय तक ट्रेनिंग मिलने के कारण बेन परिवार का हिस्सा बन चुका था। वह इतना समझदार था कि टैबलेट और वॉइस सिस्टम की मदद से इंसानों से बातचीत भी कर लेता था। शुरुआत में लूसी के दोस्त उसे देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उसे परिवार के सदस्य की तरह स्वीकार कर लेते हैं। रात गहराने के बाद सभी पार्टी में व्यस्त हो जाते हैं। इसी दौरान हन्ना को नींद नहीं आती तो वह इन्फिनिटी पूल के पास पानी पीने चली जाती है। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि बेन बिना कोई आवाज किए उसके बिल्कुल पीछे आकर बैठ गया है। हन्ना मुस्कुराकर कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया बेन। लेकिन इस बार बेन का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह हन्ना की तरफ देखने के बजाय पूल के शांत पानी को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से टिकी हुई थीं और उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजीब बीमारी या गुस्से के असर में हो। हन्ना को चिंपैंजियों के व्यवहार की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि बेन की हालत सामान्य नहीं है। हन्ना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूर से एक तेज सीटी की आवाज सुनाई देती है। सीटी सुनते ही बेन अचानक शांत हो जाता है। ये सीटी उसकी देखभाल करने वाली महिला ने बजाई थी, जिसने बचपन से ही उसे पाला था। उस महिला का बेन पर पूरा नियंत्रण था। वह टैबलेट पर टाइप करके हन्ना से माफी मांगती है और बताती है कि बेन आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करता। शायद नए मेहमानों को देखकर वह ज्यादा उत्साहित हो गया होगा। हन्ना भी उसकी बात मानकर निश्चिंत हो जाती है। लेकिन जब देखभाल करने वाली महिला बेन को वापस उसके बाड़े में ले जाती है तो वहाँ एक बेहद खौफनाक नजारा दिखाई देता है। जमीन पर एक छोटी बिल्ली की लाश पड़ी होती है, जिसका पेट बेरहमी से फाड़ दिया गया था। वहीं बेन बार बार अपने हाथ पर जोर से मार रहा था। ध्यान से देखने पर महिला को उसके हाथ पर गहरा घाव दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद बिल्ली से लड़ाई के दौरान उसे यह चोट लगी होगी, क्योंकि घर के पीछे घना जंगल था और लोहे की बाड़ होने के बावजूद छोटे जानवर अक्सर अंदर घुस आते थे। इसीलिए उसने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह वह हमेशा की तरह पशु चिकित्सक को फोन करती है और उसे कहती है कि आकर बेन को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दे। घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेन के अंदर एक बेहद खतरनाक बदलाव शुरू हो चुका है। उधर दोस्त पूरी रात पार्टी करते रहते हैं। दूसरी तरफ बंगला शहर से बहुत दूर होने के कारण पशु चिकित्सक देर रात वहाँ पहुँचता है। उसे नहीं पता था कि जिस चिंपैंजी का इलाज करने वह आया है वह अब पहले जैसा नहीं रहा। डॉक्टर दवा तैयार करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बेन अपने बाड़े से गायब है। अंदर अंधेरे से केवल डरावनी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। डॉक्टर सोचता है कि शायद इंजेक्शन के डर से वह छिप गया होगा। वह प्यार से कहता है, आओ बेन, गले लगो और इंजेक्शन लगवा लो। यकीन मानो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। बेन धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है। डॉक्टर को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसी समय घर के अंदर केट को प्यास लगती है। वह नीचे पानी लेने आती है और देखती है कि बेन का पसंदीदा खिलौना मेज पर पड़ा हुआ है। केट अक्सर इस घर में आती रहती थी और जानती थी कि बेन कभी भी अपना खिलौना अपने से दूर नहीं रखता। उसे यह बात बहुत अजीब लगती है। तभी उसकी नजर कमरे में खड़े बेन पर पड़ती है। वह उसे आवाज देती है, बेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन बेन कोई जवाब नहीं देता। वह बेहद डरावनी नजरों से सीधे केट को घूर रहा था। उसका चेहरा गुस्से और हिंसा से भरा हुआ था। केट घबरा जाती है और दोबारा पूछती है, बेन, क्या हुआ? मैं हूँ केट। लेकिन बेन फिर भी चुप रहता है। डरी हुई केट तुरंत लूसी को बुलाने जाती है। दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि बेन वहाँ से गायब हो चुका है। जमीन पर पड़े उसके खिलौने पर ताजा खून लगा हुआ था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बाहर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। दोनों आवाज की दिशा में भागते हैं। बाहर पहुंचकर देखते हैं कि बेन पूल के किनारे खड़े बाकी दोस्तों पर जोर जोर से गुर्रा रहा है और हमला करने की कोशिश कर रहा है। लूसी बचपन से उसके साथ बड़ी हुई थी, इसलिए उसकी बात बेन कुछ हद तक मानता था। लूसी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कुछ देर के लिए बेन हमला रोक देता है, लेकिन उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। तभी एक दोस्त सुझाव देता है कि स्टोर रूम में रस्सी रखी है। जब तक असली वजह पता नहीं चलती तब तक बेन को बांध देना ही सबसे सुरक्षित होगा। योजना के अनुसार लूसी सामने से उसका ध्यान भटकाती है और बाकी लोग धीरे धीरे पीछे से रस्सी लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एक लड़के के पैर से गलती से बेन का खिलौना बच जाता है। आवाज सुनते ही बेन फिर से बेकाबू हो जाता है। स्थिति बिगड़ती देखकर लड़का तुरंत खिलौने को उठाकर गहरी खाई में फेंक देता है। लूसी लगातार उसे शांत करती रहती है और कुछ देर बाद बेन दोबारा थोड़ा शांत हो जाता है।
मौका मिलते ही सब लोग रस्सी उसके गले में डाल देते हैं और उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक घर के अंदर से लूसी की छोटी बहन एरिन बाहर आ जाती है। उसी समय केट, जिसके पास अकेला मोबाइल था, पशु चिकित्सक को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि फोन की घंटी घर के बाहर कहीं पास से बजने लगती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि डॉक्टर शायद पहले ही बेन का शिकार बन चुका है। इतने में बेन पूरी ताकत से रस्सी तोड़ देता है और सीधे लोगों पर झपट पड़ता है। सबसे पास खड़ी एरिन उसकी पकड़ में आ जाती है। बेन उसके हाथ पर इतनी जोर से काटता है कि मांस का बड़ा टुकड़ा उखड़ जाता है। बाकी लोग किसी तरह उसे धक्का देकर अलग करते हैं, लेकिन एरिन बुरी तरह घायल हो चुकी थी। अचानक हुई इस घटना से हर कोई घबरा जाता है। हन्ना अपनी जान बचाने के लिए अकेले भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उससे भी तेज दौड़कर घर के इकलौते रास्ते पर खड़ा हो जाता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही बेन दोबारा हमला करने आगे बढ़ता है, सभी लोग मजबूर होकर सीधे स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि बेन पूल के किनारे खड़ा होकर गुस्से से चीखता रहा, लेकिन पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब लोग तैरकर पूल के दूसरे किनारे पहुंचते हैं। वहां सबसे पहले एरिन के जख्म पर पट्टी बांधी जाती है ताकि उसका खून रोका जा सके। अब सब सोचने लगते हैं कि आखिर बेन को हुआ क्या है। ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि बेन पानी के बेहद करीब आने से भी बच रहा है। उनमें से एक को शक होता है कि कहीं उसे रेबीज यानी पागल कुत्ते वाली बीमारी तो नहीं हो गई, क्योंकि इस बीमारी में संक्रमित जानवर अक्सर पानी से डरने लगते हैं और बेहद हिंसक हो जाते हैं। फिलहाल वे पूल के बीच सुरक्षित थे, लेकिन बेन किनारे पर बैठकर बाहर निकलने का इकलौता रास्ता रोक चुका था। दूसरी तरफ सीधी सैकड़ों फीट गहरी खाई थी, यानी अब वे पूरी तरह इस पूल में फंस चुके थे। इसी बीच अचानक बेन अपनी हैरान कर देने वाली फुर्ती दिखाता है। वह चट्टान की दीवार पकड़कर किनारे किनारे चढ़ता हुआ पूल के दूसरे हिस्से तक पहुंचने लगता है। उसे अपनी तरफ आते देखकर सभी लोग डर के मारे फिर से पुल के बीच की ओर तैर जाते हैं। बेन लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी एक लड़के के दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वह कहता है कि जब बेन पूल के बिल्कुल किनारे पहुंचे, तभी सब मिलकर उसे पूरी ताकत से धक्का देंगे ताकि वह सीधे नीचे गहरी खाई में गिर जाए। दूसरे लड़के ने बिना देर किए योजना पर अमल कर दिया। वह तेजी से तैरकर बेन तक पहुंचा और पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। एक पल के लिए सभी को लगा कि अब बेन गहरी खाई में गिर चुका है और उनका पीछा खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वे भूल गए थे कि बेन एक असाधारण चढ़ाई करने वाला चिंपैंजी है। अगले ही पल उसने चट्टान के किनारे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी जबरदस्त ताकत के दम पर वापस ऊपर चढ़ाया। कुछ ही सेकंड में वह फिर उसी किनारे पर खड़ा था जहां से उसे धक्का दिया गया था। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। सब लोग घबराकर फिर से पुल के दूसरी तरफ चले गए ताकि दोबारा कोई हमला ना हो सके। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। लगातार पानी में तैरते रहने और घायल एरिन को संभालने की वजह से सबकी ताकत जवाब देने लगी थी। हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। लूसी समझ गई कि अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो वे थक कर खुद ही डूब जाएंगे। उसे याद आया कि पूल के किनारे कुछ फ्लोटिंग बोर्ड रखे हुए हैं। अगर वे उन्हें हासिल कर लें तो कुछ देर आराम कर सकते हैं। मौका देखकर लूसी धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ी। बेन का ध्यान दूसरी तरफ था, इसलिए उसने सावधानी से किनारे पर चढ़कर बिना आवाज किए फ्लोटिंग बोर्ड उठा लिया और उसे अपने साथियों की तरफ सरका दिया। लेकिन लूसी यहीं नहीं रुकी। उसकी नजर पास में गिरे एक मोबाइल फोन पर पड़ी। अगर वह फोन मिल जाए तो शायद पुलिस या किसी और को मदद के लिए कॉल किया जा सकता था। समस्या यह थी कि फोन बेन के बहुत पास पड़ा था। जान जोखिम में डालकर भी लूसी धीरे धीरे फोन की ओर बढ़ने लगी। इस बार बेन ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। वह वहीं बैठा उसे घूरता रहा। लूसी जानती थी कि जरा सी गलती उसकी मौत बन सकती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसका हाथ फोन तक पहुंचने वाला था, अचानक फोन की घंटी बज उठी। घंटी सुनते ही बेन फिर से पागलों की तरह हिंसक हो गया। उसी समय केट तुरंत दूसरी तरफ किनारे पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि बेन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। उसकी चाल काम कर गई। बेन उसकी तरफ मुड़ा और इसी मौके का फायदा उठाकर लूसी ने फोन उठा लिया और दौड़कर वापस पूल में कूद गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने फोन देखा तो पता चला कि गिरने से उसकी स्क्रीन लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। केवल ऊपर का छोटा सा हिस्सा ही किसी तरह काम कर रहा था। किसी तरह उन्होंने एक दोस्त को कॉल लगाया, लेकिन बदकिस्मती से वह दोस्त उस समय बार में पार्टी कर रहा था। वह और उसके साथी बुरी तरह नशे में थे। उन्होंने लूसी और बाकी लोगों की घबराई हुई बातें सुनकर यही समझा कि सब मजाक कर रहे हैं। हन्ना गुस्से में फोन छीनकर उन पर चिल्लाने लगी, लेकिन तभी एक और हादसा हो गया। जब सबका ध्यान फोन पर था, बेन बिजली के तारों के सहारे चढ़कर पूल के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका था। किसी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक उसने ऊपर से झपट्टा मारा और एना के बालों को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके सिर की खाल का बड़ा हिस्सा बालों समेत उखड़ गया। दर्द से उसकी चीख निकल गई। हड़बड़ाहट में फोन भी पानी में गिर गया और अब वह पूरी तरह खराब हो चुका था। अब किसी को नहीं पता था कि उनकी मदद की गुहार उन नशे में धुत दोस्तों तक पहुंची भी थी या नहीं। उनके पास उम्मीद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। काफी समय बीत गया। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई है। उन्होंने सावधानी से चारों ओर देखा तो पाया कि बेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लूसी समझ गई कि शायद यही मौका है। वह तुरंत पूल से बाहर निकली। उसे याद था कि ड्राइंग रूम में एक और मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है। केट भी उसके साथ हो लिया। दोनों बेहद सावधानी से सीढ़ियां चढ़कर
घर के अंदर पहुंचे। पूरा बंगला डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोने से कोई उन्हें देख रहा हो। दोनों बिना आवाज किए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें कोने में रखा दूसरा मोबाइल मिल गया, लेकिन जैसे ही लूसी उसे उठाने लगी, उसका पैर गलती से टीवी के रिमोट पर पड़ गया। टीवी अचानक चालू हो गया। अगले ही पल ऊपर से बेन की गुस्से भरी दहाड़ पूरे घर में गूंज उठी। दोनों समझ गए कि वे पकड़े जा चुके हैं। वे तुरंत भागकर पास की अलमारी में छिप गए। कुछ ही सेकंड बाद बेन ऊपर से नीचे आया और पूरे कमरे में उन्हें खोजने लगा। गुस्से में उसने टीवी तोड़ डाला, लेकिन तभी किसी दूसरी स्क्रीन से फिर आवाज आने लगी। घबराहट में अलमारी के अंदर छिपे लूसी और केट का हाथ पास रखे एक डिब्बे से टकरा गया। डिब्बा गिरते ही तेज आवाज हुई। अब बेन सीधे उसी अलमारी की तरफ बढ़ा। वह एक झटके में अलमारी का दरवाजा तोड़ देता है। दोनों सांस रोककर सबसे पीछे दुबके रहते हैं। बेन अंदर झांकता है, लेकिन शायद उसे वे दिखाई नहीं देते। कुछ पल तलाश करने के बाद वह वहां से चला जाता है। उधर पूल में फंसे घायल लोग भी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर क्या हो रहा है। अगर कोई लड़ाई होती तो आवाज आती, लेकिन चारों तरफ फिर वही डरावनी शांति थी। कुछ देर बाद जब यकीन हो गया कि बेन दूर जा चुका है, लूसी और केट अलमारी से बाहर निकले। उन्होंने मोबाइल उठा लिया और भागते हुए घर से बाहर निकल आए। उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया ताकि बेन बाहर न आ सके, लेकिन वे फिर एक बात भूल गए। बेन सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बेहद बुद्धिमान भी था। पहले उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब वह सफल नहीं हुआ तो कुछ देर के लिए वहां से चला गया। लूसी और केट ने सोचा कि खतरा टल गया, लेकिन अगले ही पल बेन पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आया और अपनी पूरी ताकत से कांच की दीवार तोड़कर सीधे बाहर निकल गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। भागते हुए सबसे पीछे चल रहे केट को उसने पल भर में पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। केट को संभलने का मौका भी नहीं मिला। बेन उस पर टूट पड़ा। लूसी भागकर बच निकली, लेकिन अब वह खुद भी उसकी पहुंच में आ चुकी थी। उसी समय हन्ना हिम्मत करके पूल से बाहर निकली। उसे जमीन पर पड़ी टूटी हुई रस्सी दिखाई दी। उसने चुपके से पीछे जाकर रस्सी बेन के गले में डाल दी और पूरी ताकत से खींचने लगी। रस्सी के झटके से बेन को मजबूर होकर लूसी को छोड़ना पड़ा। लूसी तुरंत वहां से भाग निकली। अब हन्ना और लूसी दोनों मिलकर रस्सी खींचने लगे। उनका इरादा था कि किसी तरह बेन को पानी में घसीट लें। उन्हें उम्मीद थी कि अगर उसे सचमुच रेबीज है तो पानी का डर उसे बुरी तरह कमजोर कर देगा, लेकिन उन्होंने उसकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। बेन ने जबरदस्त ताकत लगाई और सारी कोशिशें नाकाम कर दी। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन आखिरकार स्थिति फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उधर बार में मौजूद दो लड़कों को आखिरकार कुछ शक हुआ और वे बंगले की तरफ आ गए, लेकिन वे अभी भी यही समझ रहे थे कि उनके दोस्त कोई मजाक या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस को खबर देने की बजाय हंसते हुए खुद ही अंदर जाना बेहतर समझा। पूरा बंगला अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था, लेकिन शराब के नशे में दोनों को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि सब लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं, इसलिए दोनों अलग अलग दिशाओं में दोस्तों को ढूंढने निकल पड़े। सुनहरे बालों वाला लड़का ऊपर वाले कमरे में पहुंचा। उसने हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। थक कर वह बेफिक्र होकर बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसे पास से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही बेन अचानक अंधेरे से निकलकर उसके सामने आ गया। लड़का डर गया। उसने जेब से अपनी कार की चाबी निकालकर बेन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका यह कदम उल्टा पड़ गया। बेन भड़क उठा। उसने लड़के को बिस्तर पर दबोच लिया। लड़का लगातार गालियां देता रहा और छूटने की कोशिश करता रहा। तभी बेन ने अपना हाथ उसके खुले मुंह के अंदर डाल दिया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से उसका जबड़ा दोनों तरफ से फाड़ डाला। कमरा उसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठा, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। उधर दूसरा लड़का जो बाहर अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था, धीरे धीरे बंगले के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगा। उधर बाहर पहुंचा दूसरा लड़का आखिरकार पूल में फंसे अपने दोस्तों को देख लेता है। उसे पूरी सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह मुस्कुराते हुए समझता है कि शायद उसने सबको ढूंढ लिया है और कोई मजाक चल रहा है। पूल में मौजूद लोग पूरी ताकत से उसे इशारा करते हैं कि वह चिल्लाए नहीं और तुरंत वहां से भाग जाए, लेकिन वे इतने थके हुए थे कि उनकी आवाज उसके कानों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाती। तभी उस लड़के को पास ही किसी हलचल की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है और जमीन पर खून से सना कोई अजीब सा मांस का टुकड़ा दिखता है। शुरुआत में वह उसे कोई जानवर समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जैसे ही उस पर इंसानी दांत दिखाई देते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हो चुका है। घबराकर वह पीछे हटता है और पास पड़ी एक फावड़े जैसी लोहे की कुदाल उठा लेता है ताकि अपनी रक्षा कर सके। उसी समय ऊपर से लड़ाई की आवाजें आने लगती हैं। हन्ना समझ जाती है कि यही भागने का सबसे अच्छा मौका है। वह अपने साथियों की परवाह किए बिना अकेले ही पुल से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ वह लड़का अब पूरी तरह बेन के सामने बेबस हो चुका था। बेन लगातार उसी लोहे की कुदाल से उस पर वार करता जा रहा था। हर वार के साथ उसका शरीर कांप रहा था और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह निढाल हो गया। हन्ना टूटे हुए कांच के टुकड़ों से बचते हुए चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। वह जल्दी जल्दी एक मोबाइल फोन और कार की चाबियां उठाती है और बाहर की ओर भागती है। इस बार वह बिना किसी रुकावट के एक कार तक पहुंच जाती है और तुरंत उसके अंदर बैठ जाती है, लेकिन जैसे
ही वह इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है उसे पता चलता है कि चाबी कार में लग ही नहीं रही। कार के अंदर रखे सामान को देखकर उसे समझ आता है कि वह गलती से दूसरी कार में बैठ गई है। उसके हाथ में किसी और गाड़ी की चाबी थी, जबकि यह कार उन दो लड़कों की थी जो अभी कुछ देर पहले यहाँ आए थे। हन्ना तुरंत बाहर निकलकर सही कार तक पहुँचने की सोचती है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े बेन पर पड़ती है। बेन न जाने कब वहाँ पहुँच चुका था। अब बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा था। डर के मारे हन्ना दोबारा कार के अंदर छिप जाती है, सारे दरवाजे लॉक कर देती है और कांपते हाथों से पुलिस को फोन मिलाती है। इस बार कॉल लग जाती है। वह रोते हुए पुलिस को पूरी घटना बताने लगती है, लेकिन बात करते करते अचानक उसे महसूस होता है कि बेन दिखाई नहीं दे रहा। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी बिना किसी चेतावनी के कार का पिछला डिक्की वाला दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हन्ना समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर बंगले के अंदर कुछ देर से सब शांत हो चुका था। लूसी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर ऊपर जाती है, लेकिन इस बार जल्दबाजी में उसका पैर टूटे हुए कांच पर पड़ जाता है। कांच उसके पैर में गहराई तक धंस जाता है। दर्द से उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन वह समय रहते अपना मुंह दबा लेती है। फिर भी हल्की सी आवाज बेन तक पहुंच जाती है। बेन तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे नाजुक समय पर अचानक बाहर से कार के इंजन की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज लूसी के पिता की थी, जो वापस घर लौट रहे थे। जोरदार इंजन की आवाज सुनकर बेन का ध्यान लूसी से हट जाता है और वह बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। लूसी किसी तरह छिप जाती है। लूसी के पिता सुन और बोल नहीं सकते थे, इसी वजह से उन्हें आसपास हो रही हलचल का अंदाजा नहीं लग पाया। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि पूरा घर मौत के साए में डूब चुका है। लूसी बेन का ध्यान अपनी तरफ खींचकर पिता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद बचने के लिए उसके पिता को मजबूर होकर सोफे के नीचे छिपना पड़ता है। बेन भी उनके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। इसी दौरान घायल एरिन अपनी चोट की परवाह किए बिना बहादुरी दिखाती है। वह जानबूझकर बेन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है ताकि उसकी बहन और पिता बच सकें, लेकिन घायल पैर के कारण वह तेजी से भाग नहीं पाती। बेन पल भर में उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। दोनों बहनें मिलकर पूरी ताकत से उसका सामना करने लगती हैं। उधर लूसी के पिता ऊपर कमरे में पहुंचते हैं और वहां बिस्तर पर पड़े उस लड़के की बुरी तरह क्षत विक्षत लाश देखते ही सब समझ जाते हैं कि घर में क्या तबाही मच चुकी है। वे तुरंत नीचे दौड़ते हैं और ठीक समय पर पहुंचकर अपनी बेटियों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। बेन कुछ पल के लिए उन्हें पहचान कर रुक जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके अंदर का पुराना वफादार बेन अभी भी कहीं जिंदा हो, लेकिन अगले ही पल बीमारी फिर से उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाती है। वह पहले से भी ज्यादा हिंसक होकर उन पर टूट पड़ता है। लूसी के पिता और बेन के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में वे पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं, लेकिन बेन की असाधारण शक्ति के सामने वे भी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। लूसी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ती है। वह लोहे की कुदाल से बेन पर कई जोरदार वार करती है, लेकिन उन वारों से बेन रुकने की बजाय और भी भयानक रूप से उग्र हो जाता है। उसी समय लूसी के पिता पास पड़ी कांच की बोतल उठाकर पूरी ताकत से बेन के सिर पर मारते हैं। बोतल टूट जाती है। फिर वे उसी टूटे हुए नुकीले कांच को बेन के सीने में पूरी ताकत से घोंप देते हैं। इस बार बेन लड़खड़ाने लगता है। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगती है। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर जाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। तीनों को लगता है कि आखिरकार यह डरावना सपना खत्म हो गया। वे राहत की सांस लेने ही वाले थे कि तभी अचानक बेन फिर से हिलने लगता है। वह लड़खड़ाते हुए एक बार फिर खड़ा हो जाता है। लूसी यह देखकर जोर से चिल्लाती है और तुरंत अपने परिवार को पीछे धकेल देती है। इसी दौरान उसके पिता आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर बेन को पकड़ लेते हैं। संघर्ष के दौरान बेन का शरीर टूटे हुए लकड़ी के नुकीले हिस्सों पर जा गिरता है। इस बार वे लकड़ियां उसके शरीर को आर पार चीर देती हैं। बेन वहीं हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। यहीं इस भयावह कहानी का अंत होता है। अगर आपको तेज रफ्तार सर्वाइवल हॉरर और बी ग्रेड मॉन्स्टर फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म शुरुआत से आखिर तक रोमांच से भरपूर अनुभव देती है। निर्देशक ने भावनात्मक कहानी पर ज्यादा समय खर्च करने के बजाय लगातार तनाव, डर और सर्वाइवल पर पूरा ध्यान दिया है। लगभग 80 मिनट की यह फिल्म बिना रुके दर्शकों को बेचैन बनाए रखती है। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक मूक बधिर किरदार का बेहद प्रभावी इस्तेमाल किया गया है। लंबे समय तक फैली खामोशी और अचानक होने वाले हिंसक हमले पूरे माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। भले ही ये फिल्म कोई गहरा दार्शनिक संदेश न देती हो, लेकिन अपनी बेहतरीन सस्पेंस, तेज रफ्तार और लगातार बने रहने वाले खौफ की वजह से 2026 की यादगार हॉरर फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहती है।